नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बीएससी थर्ड ईयर बीएससी बीएड थर्ड ईयर जो अपने कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट चल रहा था उसमें अवकलनीयता पर अर्थात अवकलन पर चर्चा करेंगे। तो अवकलन दिया हुआ है, अवकलनीयता दी हुई है कि क्या बोल रहा है कि सम्मिश्र तल के किसी प्रांत D में परिभाषित एक मानी फलन fz D के किसी भी बिंदु z0 पर अवकलनीय कहलाता है यदि लिमिट जो है डेल z जीरो की तरफ आकर्षित होनी चाहिए। ध्यान रखना, ये x अक्ष को भी आकर्षित करेगी और y अक्ष को भी जीरो की तरफ आकर्षित करेगी। ठीक है, तो फलन जो f है z0 प्लस डेल z माइनस f z0 अपॉन में डेल z, ये फॉर्मूला अपने पास क्या था, बीएससी की क्लास थी, ऐसे 12th क्लास में भी आया था, उसी का थोड़ा मॉडिफाई रूप है। अपने पास था एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच, ये उसी का ही तरीका है, सेम वही है। तो ये क्या होता है आपका अद्वितीय रूप में विद्यमान है, अर्थात उपयुक्त समीकरण जो है, सीमा जो है वो डेल जेड को शून्य की ओर अग्रसित होने के वक्र पथ पर निर्भर होती है। ये भी फॉर्मूला याद करना है। जैसे इस फॉर्मूले को लगाओगे तो आपके पास जो है अवकलज आ जाएगा, अर्थात एक बार आपके पास डिफरेंशियस आ जाएगा, बात वो की वही है। इसके बाद में इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, एफ डैश जो है एफ डैश जेड जीरो है, इसे अपने लिमिट जेड जीरो और एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन में जेड माइनस जेड जीरो, ये भी लिखा जा सकता है। जेड जीरो इज इक्वल टू जीरो या मूल बिंदु लगा के भी क्या होता है, ऐसे मूल बिंदु है इसका मतलब है ये जीरो हो गया, मूल बिंदु है इसका मतलब जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। तब ये क्या बन जाएगा आपका एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन में जेड और लिमिट क्या हो जाएगी आपके जेड जीरो हो जाएगा, सिर्फ जेड जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है मूल बिंदु की तरफ आकर्षित हो सकता है। इसके बाद में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक फलन जेड जीरो अवकलनीय है तो वह सतत होगा और इसका विलोम सत्य नहीं है, ये बात बतानी है इसको। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या करना है हमें, जो एफ जेड दे रखा है, फलन जो अपने पास है एफ जेड दे रखा है, ठीक है, जीरो। सबसे पहले तो अपने फलन तो दे रखा है एफ जेड और जेड से जीरो में अपने को क्या करना है, चेक करके बताना है। ठीक है, अपने पास जो है एफ जेड जो है अभी फॉर्मूला पढ़ के आए थे ना, उसी फॉर्मूले से करेंगे। एफ डैश जेड जीरो इक्वल लिमिट जेड जीरो और एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन में जेड माइनस जेड जीरो। ये क्या है, परिमित रूप से विद्यमान है, ये अपने भी फॉर्मूला अपने पढ़ के आए थे। और अब अपने पास क्या करना है, अपने दोनों फलन को लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों फलन जिस प्रकार से है उसी प्रकार से दोनों फलन ले लेते हैं। नंबर एक अपने क्या करें, एफ जेड जो है माइनस एफ जेड जीरो इक्वल एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो। जो फलन मैंने ये लिया है मैं इसे एफ डैश जेड जीरो की अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन में जेड माइनस जेड जीरो और जेड माइनस जेड जीरो को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहां मैं ये बात बोलूंगा कि मेरे पास जो जेड है वो नॉट इक्वल है, इसमें मैं ये बात बोल के आगे चलूंगा कि जो जेड है वो नॉट इक्वल है जेड जीरो से। ठीक है, अब दोनों तरफ लिमिट लगाऊंगा।
लिमिट जेड जेड जीरो एफ जेड माइनस जेड जीरो इक्वल लिमिट जेड से जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन में जेड माइनस जेड जीरो। आगे जो उस पर भी लिमिट लगा दो, लिमिट जेड माइनस जेड जीरो जेड माइनस जेड जीरो। जैसे ही आप लिमिट का इसमें प्रयोग करोगे ना, जैसे ही आप ये और ये इसमें लिमिट का यूज करोगे तो आपके पास जो ये थे का फॉर्मूला अभी देख के आए हैं अपने, एक बार डिफरेंशिएट हो जाता है और इसकी वैल्यू जेड माइनस जेड जीरो पर जीरो आ जाती है। आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? जीरो आ जाएगा। इसका मतलब है कि अपने पास जो लिमिट जो है जेड से जेड जीरो पर एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड जेड जीरो प्राप्त होता है इस पार्ट से। ठीक है, और एफ जेड जो है जेड जेड जीरो पर सतत है, पर ये विपरीत नहीं होता, ध्यान रखना, अवकलनीय नहीं होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका एफ जेड इज इक्वल जेड की एन डिफरेंशियल जो दे रखा है डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट पे हमें क्या करना है? डिफरेंशियल चेक करना है। क्या दिया क्या हुआ है? एफ जेड इक्वल जेड की एन ये दे रखा है। डिफरेंशियल चेक करना है, एक बार डिफरेंशियल का निशान लगाओ, इक्वल लिमिट लगाओ डेल जेड जीरो, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं जेड जेड प्लस डेल जेड, ये तो याद ही कर लेना भाई फॉर्मूला, तो एफ जेड अपॉन में डेल जेड। लिमिट डेल जेड जीरो पर, यहाँ क्या दिया हुआ फलन में? जेड के एन दिया हुआ है, तो यहाँ मैं लिखूंगा जेड प्लस डेल जेड की पावर एन माइनस जेड की एन अपॉन में डेल जेड। और अब ये जो है मेरे पास, इसमें मैं फॉर्मूला लगाऊंगा भाई। वैसे तो अपने नॉर्मली इसका डिफरेंशियल भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ इसमें फॉर्मूला पर सार लगा देंगे, डेल जेड जीरो सार लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, और अपॉन में जो डेल जेड है इसका डिवाइड भी करना है अपने को, इसका क्या करना है? डिवाइड भी करना है। तो ये देखो सबसे पहले यहां जाएगा आपके पास तो इसमें सबसे पहले आपको मैं थोड़ा फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला की आवश्यकता है इसमें, और सार वाली बात सुनो, 1 प्लस एक्स की पावर एन का प्रसार होता है। जैसे ही आप इसका प्रसार करोगे आपका प्रसार आएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल में एक्स की स्क्वायर, इस प्रकार से चलता है। अब इसे अपने इसी रूप में सोल्व करेंगे। देखो जेड के एन को बाहर निकालेंगे, 1 प्लस डेल जेड अपॉन में जेड की एन कर देंगे, एन माइनस जेड की एन, और लिमिट अपने पास तो डेल जेड है इक्वल जीरो, अपॉन में अपने पास है डेल जेड।
प्रसार का प्रयोग करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास जेड की एन। ये अब जेड की एन वापिस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिर्फ बताने के लिए, एक्स का मान ये है, सिर्फ एक्स का मान बताने के लिए इसे लिखा है। तो पहले आएगा 1 किधर है, जेड की एन प्लस एन, एक्स की जगह आ जाएगा आपके पास डेल जेड अपॉन में जेड, और बाहर जो जेड एन निकाला था उसका मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना, जेड की एन प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2, यहाँ आ जाएगा अब डेल जो जेड है उसकी स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड एन, ये आगे अब चलता ही रहेगा। और इसके बाद में अपने पास आएगा अंत तक जो भी है, यदि आपने लिखना चाहो तो लिख देना डेल एन 1 और डेल जेड अपॉन में इन दोनों का जो अपॉन है उसके अपॉन में अपने को क्या करना है, डेल जेड का डिवाइडेशन करना है। जैसे अपने इसका करोगे, और माइनस में ध्यान रखना ये जेड एन भी है, ये वाला ये जेड एन भी है, ये जेड एन से जेड एन कैंसिल हो जाएगा, ये बात याद रखना है। इस डेल जेड का भाग लग जाएगा, यहाँ भी कट हो जाएगा, यहाँ भी कट हो जाएगा, प्रत्येक जगह कट हो जाएगा। तो अपने पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, लिमिट लगेगी डेल जेड टेंड्स टू 0, यहाँ बचेगा अपने पास एन अपॉन में जो जेड था इसे भी ऊपर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो जेड है अपॉन वाला इसको भी ऊपर लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा एन जेड की एन माइनस 1 प्लस एन एन माइनस 1, ये वाला अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 को 2 लिख सकते हैं, जेड से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा आपका डेल जेड, जेड की पावर एन माइनस 2 आ जाएगा, और प्लस डेल एन माइनस 1 जेड की एन आ जाएगा, सिर्फ जेड एन नहीं, अंतिम पद में सिर्फ जेड आएगा। अंतिम पद की अपने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद में जो सेकंड फर्स्ट पद है इसके बाद में प्रत्येक पद में अपने को डेल मिलेगा। तो डेल क्या मान क्या, लिमिट का प्रयोग करते हैं 0, आंसर क्या आ जाएगा एन जेड की एन माइनस 1। इसमें आपको ध्यान रखना है सिर्फ ये प्रसार वाला, कि प्रसार क्या है, अपने पास जो 1 प्लस है एक्स की एन है, इसका प्रसार ध्यान रखना है हमेशा, और कुछ नहीं है इसमें। ये अपने को याद रखना है भी ये है क्या, ठीक है, और बाकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको जेड का कंजुगेट दे रखा है, आगे क्या देखा है, जेड का कंजुगेट, जेड पे बार दे रखी है कि इसका क्या आंसर आएगा, ये पूछ रहा है। सबसे पहले अपने क्या करते हैं, जो फलन दे रखा है उसको फलन को लिखते हैं एफ जेड इक्वल जेड का कंजुगेट, ठीक है। उसके बाद में अपने फॉर्मूला लेते हैं एफ जेड इक्वल जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन में डेल जेड। लिमिट लगानी है भैया, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू क्या आएगी 0 आएगी। बस ये आप फॉर्मूले में पुट करना और कुछ नहीं करना। पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फलन में जेड है, जेड प्लस डेल जेड का कंजुगेट माइनस जेड का कंजुगेट अपॉन में क्या आ जाएगा डेल जेड, और लिमिट क्या आ जाएगी आपके पास डेल जेड टेंड्स टू क्या आ जाएगा 0। ये लो, अब हमें पता है कि z इज इक्वल टू अपने पास होता है x प्लस आयोटा y, क्योंकि अलग अलग करके हमें प्रूफ करना है तो लिमिट लगानी पड़ेगी। तो इसमें डेल लगाओगे तो क्या हो जाएगा डेल z डेल x प्लस आयोटा डेल y। प्रयोग कर दो, लिमिट लगा दो, z की जगह x प्लस आयोटा y,
दोनों पे कंजुगेट है, पूरे पे, माइनस ये भी कंजुगेट में है, ये सिर्फ क्या किया है, जेड का और मान रखा है और कुछ नहीं किया। अब क्या करते हैं, अपने इसे थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, लिमिट लगाते हैं, ये आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई, ठीक है, प्लस डेल एक्स माइनस आयोटा वाई डेल वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस आयोटा वाई अपोन में डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, ये आ रहा है। कट करके लो, ये देखो ये कटिंग हो रही है, ये देखो ये कट हो रहा है, एक्स से एक्स कट हो रहा है, अपने पास क्या बच रहा है, डेल एक्स माइनस आयोटा डेल वाई अपोन में डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, और लिमिट क्या है अपने पास, डेल जेड इक्वल 0 है। अब ध्यान रखना, यहाँ डेल जेड इक्वल 0 है, इसकी जैसे ही x आएगा तो x की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, होता वही है, चाहे आप डेल जेड में अपने इसे चेंज कर लिया था, आप इसे x इज इक्वल टू भी लिख सकते हो। यहाँ आ जाएगा डेल एक्स भी 0, y भी 0, लिमिट x x में भी 0, y x में भी 0। अब अपने x x के सापेक्ष कर लेंगे, वाई एक्स के सापेक्ष करना, जैसे ही क्या करेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्स एक्स के सापेक्ष बोल रहा हूँ, मैं एक्स एक्स वाला लेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट लगाओ, कट करो, 1 मान आएगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि वाई एक्स के सापेक्ष ले लेते हैं, वाई एक्स के सापेक्ष जैसे ही लोगे, लिमिट लगाओ वाई वाली, कट करो, माइनस का 11 है बस, ये लो नॉट इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अपना अवकलनीय नहीं है, ध्यान रखना, जेड का कंजुगेट है जो ये अपना क्या है, अवकलनीय नहीं है। आगे दे रखा है जेड का जो मापांक है उसकी स्केयर जो है सर्वोच्च सतत है, किंतु मूल बिंदु के अतिरिक्त कहीं भी अवकलनीय नहीं है। अपने को क्या है, मूल बिंदु जो है उसके ऊपर इसकी प्रूफ बताना है, ये मूल बिंदु पर अवकलनीय है या नहीं है। तो सबसे पहले अपने पास जो z का मापांक होता है, ये अपने पास होता है अंडर रूट एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, या इसे ये भी लिख सकते हैं z के मापांक की स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है। अब अपने फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे तो एफ डैश जो z है वह इक्वल आएगा लिमिट डेल जेड इक्वल 0, स्केयर लगी हुई है ना मापांक की, तो इसके ऊपर मापांक की स्केयर आएगा, ध्यान रखना, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, माइनस में से फलन माइनस कर रहा हूं, वापस डेल जेड लिख दिया। हमें पता है कि जेड का कंजुगेट मॉडुलस जेड की स्केयर होता है, ये बात अपने पीछे स्टार्टिंग वाली वीडियो में डाली हुई है, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज कर लूंगा, लिमिट लगाऊंगा डेल जेड इक्वल 0, जेड प्लस डेल जेड और जेड प्लस डेल जेड का कंजुगेट, ध्यान रखना ऊपर लाइन लग जाएगी, माइनस जेड जेड का कंजुगेट अपॉन में डेल जेड, ये नॉर्मल जो है एडजस्टमेंट की ऐसे फॉर्मूला लगाया है। अब इसको क्या अपने मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो अलग अलग हो जाता है, अभी देखना चाहो ना आप, ध्यान रखना कंजुगेट इस पूरे पे अलग अलग भी लगा सकते हो, जेड पे भी लगा सकते हो, ये भी फॉर्मूला पीछे आया हुआ है, आप जेड पे भी लगाओ, डेल जेड पे भी लगाओ, मल्टीप्लाई कर लो, लिमिट आपके पास है डेल जेड 0, जेड जेड का कंजुगेट, मल्टीप्लाई कर रहा हूं सिर्फ मैं, डेल जेड का जेड, डेल जेड जेड का कंजुगेट
प्लस डेल जेड, जेड का कंजुगेट माइनस जेड, जेड कंजुगेट, ये कैंसिल हो रहा है यहाँ से। भाग किससे लग रहा है? डेल जेड से। भाग भी लगा दो, भाग अपने को तो भाग लगाना है। लिमिट लिखो डेल जेड 0, जेड का कंजुगेट प्लस डेल जेड का कंजुगेट। भाग दे रहा हूं भी, ये देख लेना, यहां से ये कैंसिल हो रहा है, यहां से ये जेड, जेड का कंजुगेट प्लस डेल जेड के कंजुगेट अपॉन में डेल जेड जेड, ये बड़ा मान आ रहा है, ये अंतिम लिखा है मैंने यहाँ, ठीक है। ये डिवाइड किया है, जेड का कंजुगेट आ गया फर्स्ट, इसमें से जेड का कंजुगेट कैंसिल, जेड कैंसिल हो जाएगा, जेड का जो कंजुगेट है वो बचेगा, ये मान आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इससे आगे जो स्टेप है उसमें सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि ये जो डेल जेड है ये भी तो जीरो की तरफ अग्रसित हो रहा है, डेल जेड का कंजुगेट जो है जीरो की तरफ अग्रसित हो रहा है, तब जो अपना डेल जेड है वह भी क्या होगा, जीरो की तरफ अग्रसित होगा। इसके अकॉर्डिंग अपने पास दो परिस्थितियां बन जाएंगी, दो स्थिति आएगी, दोनों स्थितियों में अपने एक बार एक्स में एक बार वाई में, दोनों स्थितियों पर अपने इसकी चर्चा करेंगे। दोनों स्थितियों पर ही इसके ऊपर जो है ये अलग अलग एक्स के सापेक्ष लिमिट लगाएंगे और वाई के सापेक्ष है जो लिमिट लगाएंगे। अब अपने क्या करते हैं, हमें डेल जेड की लिमिट दी हुई है, तो डेल जेड के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सबसे पहले लिखते हैं, डेल जेड 0, जेड का कंजुगेट प्लस डेल जेड का कंजुगेट अपॉन में डेल जेड जेड, ये इतना ही लिखेंगे। ये जो जेड के ऊपर जो ये बार है कंजुगेट, इसको छोड़ देंगे। यहाँ देखो ये डेल जेड है, हमें डेल जेड की लिमिट दी हुई है, अब इसे लिख देंगे एक बार तो एक्स एक्स के सापेक्ष। जैसे इसे एक्स एक्स के सापेक्ष लिखेंगे तो अपने पास जो लिमिट लगेगी वो लग जाएगी एक्स एक्स की, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। जेड का कंजुगेट है, ध्यान रखना ये जैसे जेड का कंजुगेट है या फिर अपने पास जो जेड है उसकी जगह भी अपने वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है, उसकी जगह भी ये वैल्यू अपने लिख के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अपने सिर्फ इसी के ऊपर चर्चा करेंगे भी, ये कंडीशन जो है इस एक कंडीशन पे ही चर्चा करेंगे, जेड के कंजुगेट अपॉन में जेड पे। तो इसका मतलब है, तो इसे अपने एक्स एक्स के सापेक्ष लिखेंगे इस पार्ट को, तो ये आ जाएगा अपने पास डेल एक्स अपॉन में डेल एक्स, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1। इसे रखें अपने वाई एक्स के सापेक्ष, तो ये मान क्या आ जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएट हो रहा है, ध्यान रखना, ये थोड़ी चर्चा आगे बताऊंगा, एक सेकंड को। लिमिट लगाओ डेल वाई लगाओ, यदि इस पे वाई के इसी एक पार्ट पे लगा रहा हूं, इतने पार्ट पे वाई पे लगाएंगे तो आयोटा डेल वाई माइनस अपॉन में आयोटा डेल वाई, कैंसिल करके देखो माइनस का 1 आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, ध्यान रखना। और यदि इसे इस पे लिमिट लगा के डायरेक्ट फलन की तरह सोचें तो इसमें क्या होता है, फलन होता है डायरेक्ट डिफरेंशियल होता है एफ डैश जेड, तो क्या आएगा जेड पे कंजुगेट प्लस जेड आएगा एक बार, और दोबारा चेक करेंगे वाई के एक्स के सापेक्ष, तो और वाई के सापेक्ष आएगा जेड का कंजुगेट माइनस जेड आएगा, ये इक्वल नहीं आ रहा है भाई, इसलिए ये अद्वितीय फलन नहीं है, ये जो है अवकलनीय नहीं होगा। सिर्फ मूल बिंदु जैसे इसमें सेंटर पॉइंट 0 0 डालोगे तो 0 0 पर ये अवकलनीय हो जाएगा। आगे अपने पास दे रखे हैं अवकलनीयता के फॉर्मूले दे रखे हैं, ये पहले भी अपने पढ़ के आ चुके हैं। जैसे a प्लस माइनस बी का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, जैसे ये मान लो, ये बी मान लो, फलन एफ जेड प्लस माइनस जी जेड, इसका जेड के सापेक्ष डिफरेंशियल, तो पहले फलन एफ जेड का हो जाएगा, फिर जी जेड का डिफरेंशियल, जो डिफरेंशियल है उनका आंसर आ जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता नहीं है, एफ जेड का डिफरेंशियल हो जाएगा। और यहाँ u और v वाला मेथड लगा हुआ है, पहले u को छोड़ दिया, v का डिफरेंशियल, v को छोड़ दिया, u का डिफरेंशियल, ये अपने पढ़ के आ चुके हैं। u अपॉन में v होता है तो u की स्क्वायर का डिफरेंशियल कर देंगे, ठीक है।
पहले फलन एक को छोड़ेंगे, एक का डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस करेंगे, दूसरे फलन को छोड़ देंगे और पहले फलन का फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे अपने कांस्टेंट है फाई दे रखा है, अंदर फलन दे रखा है, तो फिर फाई का हो जाएगा gfz, फिर gfz का हो जाएगा। ये संकला वाला नियम के अकॉर्डिंग चलेगा। अब देखो अगला आपने जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एनालिटिक फंक्शन अर्थात विश्लेषित फलन पर चर्चा कर रहे हैं। विश्लेषित फलन क्या बोल रहा है कि फलन fz किसी बिंदु z0 पर विश्लेषित कहलाता है। fz z0 के कम से कम एक प्रतिवेश अर्थात उसके बीच वाला नजदीकी नेबरहुड पॉइंट हो, जैसे a प्लस h से a माइनस h को a के छोटा सा नजदीक का पॉइंट हो, प्रतिवेश में प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। नंबर एक तो वह f डैश z इक्वल, जो अपने पास अभी कंडीशन करके हैं, z z0 प्लस लगा के माइनस का एफ जेड अपॉन में डेल जेड, ये कंडीशन संतुष्ट करना चाहिए। तो वह क्या होगा, विश्लेषित होगा। पुण्य एफ जेड किसी प्रांत में विश्लेषित कहलाता है यदि वह उसी प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होना चाहिए, तब वो विश्लेषित कहलाएगा। विश्लेषित फलन को होलोमॉर्फिक फलन भी कहते हैं। ठीक है, यदि किसी बिंदु z0 पर फलन fz विश्लेषित नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो z0 fz का विचित्र बिंदु सिंगुलरिटी पॉइंट कहलाता है, fz विचित्र बिंदु कहलाता है। अब देखो इसके दो तीन कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल भी हैं। देखो z की स्क्वायर एक विश्लेषित फलन है, अपने अभी चेक करके आए हैं। z की स्क्वायर वाला जो भी होता है इस पे अपने स्क्वायर, ये अपना एक विश्लेषित फलन है चूंकि प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। जैसे इसको करोगे तो इसमें आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर आता है z की स्क्वायर को, जैसे ही आप लिखोगे। बड़ी बड़ी बात बता रहा हूँ, जैसे आप x के सापेक्ष चलोगे तो 1, y के सापेक्ष चलोगे तो इसमें 1 आएगा, ये विश्लेषित है। प्रत्येक समिश्र बहुपद एक विश्लेषित फलन होता है। अपने को पता है कि बहुपद क्या होता है, सतत होता है, ये अपने सीख के आए हैं। जैसे कोई भी अपने बहुपद लेंगे तो ये सतत होता है, ठीक है, और ये समिश्र संख्या में भी हो तो ये विश्लेषित अर्थात एनालिटिक होगा। एनालिटिक होता है इसका मतलब वो क्या होगा, अवकलनीय होगा। ये आगे प्रत्येक पर क्वेश्चन है, एक 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 दिया हुआ। z की स्क्वायर का जो मॉडुलस मापांक है विश्लेषित फलन नहीं होता, क्योंकि z0 के अतिरिक्त किसी, इससे जो पहले वाला जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन करके आए वो बात कर रहा है, z के कंजुगेट के रूप में भी लिखा था, वही क्वेश्चन बोल रहा है कि मूल बिंदु हो तो जो है अतिरिक्त कहीं भी अवकलनीय नहीं होता, सिर्फ मूल बिंदु पर होता है। आप देखो एग्जांपल नंबर 5 पे fz 1/1 माइनस z, 1/1 माइनस z, z बराबर 0 को छोड़ के सभी बिंदुओं पर विश्लेषित है। ये नीचे 0 आने पर क्या, ये 1 आने पर 0 हो जाता है, तो यहाँ ये क्या है, विचित्र बिंदु है, बाकी सभी बिंदुओं पर ये विश्लेषित है। z का जो बार है इसमें क्या, जैसे भी z पे आप बार लगाओगे तो ये x के ऊपर लाइन लग जाती है, प्लस आयोटा हो जाता है, ठीक है, y पे कंजुगेट लगाओ अलग अलग, ठीक है। तो यह किसी भी बिंदु पर अवकलनित नहीं है। ये भी अपने चेक किया था कि z का जो कंजुगेट होता है, z की लाइन होती है, ये क्या होता है, अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है तो वह विश्लेषित पहले से ही नहीं होता है, ध्यान रखना इस बात को। आगे आपके पास दे रखा है विश्लेषित फलन के लिए आवश्यक, ठीक है, अपर्याप्त प्रतिबंध। आवश्यक प्रतिबंध क्या बोलता है कि फलन fz u x y, u क्या है, x में और y में, प्लस आयोटा v x y में के किसी प्रांत d में विश्लेषित होने के लिए आवश्यक प्रतिबिंब है, उस प्रांत में जो कॉची रीमान इक्वेशन है, CR इक्वेशन जो है वह संतुष्ट करनी चाहिए। किस रूप में, ये प्रूफ होता है du अपॉन में dx इक्वल आना चाहिए आपके पास dv अपॉन में dy के। दूसरा बोल रहा है du अपॉन में dy माइनस में आना चाहिए dv में dx के, ये बात ये बोल रहा है। इसके बाद में आपके पास जो सेकंड दे रखा है, ये याद करना है, ध्यान रखना, CR इक्वेशन का आवश्यक प्रतिबिंब du अपॉन में dx इक्वल dv अपॉन dy और du अपॉन में dy इक्वल माइनस का dv अपॉन में dx। इसे ये भी लिख सकते हो dx इक्वल dy माइनस का dx, ये भी आप इसे लिख सकते हो। पर्याप्त प्रतिबिंब में क्या होता है, पर्याप्त प्रतिबिंब में आपका होता है du अपॉन में dx इक्वल dv अपॉन में dy, du अपॉन में dy
इक्वल माइनस का dv अपॉन में dx। ये ए सेक्शन के क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना, कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं। अब ये अपने पास आती है कॉची-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म। इस पे अपने चर्चा करते हैं, ये ध्रुवीय रूप किस प्रकार से इसे प्रूफ किया जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले अपने ध्रुवीय रूप में पता है, अपने पास किसी को भी लेते हैं, कोई भी हो, जैसे एक्स वाई जेड क्या कुछ भी है, उसको यदि अपने ध्रुवीय रूप में लेंगे तो अपने पास क्या आना चाहिए, अपने पास x इज इक्वल टू होना चाहिए आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू होना चाहिए अपने पास आर साइन थीटा। ये कैसे करके ग्राफ बनता है, इस ग्राफ में यहाँ थीटा होता है, यहाँ जो होता है अपने पास x इज इक्वल टू कोस थीटा, ये होता है अपने पास y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और आर स्क्वायर यहाँ आ जाता है। ठीक है, ये आप पोलर फॉर्म है बनाने के लिए, ये एक्स एक्स का क्या होता है आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इसके बारे में आप जानते हो, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। इन दोनों से आप योग करके स्क्वायर करके योग करोगे तो आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर आएगा। थीटा निकालोगे तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास tan इनवर्स y अपॉन में x आएगा। उसके बाद में इससे एक बार x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दो तो dr अपॉन में dx जो आएगा, r का यहाँ आ जाएगा 2r इक्वल 2x, 2 से 2 कैंसिल आके dr अपॉन में dx आएगा x अपॉन में r। इसी प्रकार से यदि आप y का करोगे तो dr अपॉन में dy, इस इक्वेशन का y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन dr अपॉन में dy y अपॉन में r आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों मान अपने को भी जरूरत पड़ेगी, पुट करने के काम आने वाले हैं। अब देखो x अपॉन में, जैसे ही अपने यहाँ देखो dr अपॉन में dx का क्या होता है x अपॉन में r, x की जगह क्या है अपने पास r cos थीटा अपॉन में r, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा cos थीटा। इसी प्रकार से अपने देखें dr अपॉन में dy का क्या होता है y अपॉन में r, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है r साइन थीटा दे रखा है, r से r कैंसिल होकर क्या आ जाएगा सिर्फ साइन थीटा आ जाएगा। अब देखो यहां से ये जो दे रखा है थीटा, इसका d थीटा अपॉन में dx करो, x के सापेक्ष करोगे तो 1 अपॉन में tan इनवर्स का 1 अपॉन में 1 प्लस x की स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस y की स्क्वायर अपॉन में x की स्क्वायर, और y को कांस्टेंट छोड़ दो, 1 अपॉन में x का हो जाएगा वापिस x की स्क्वायर, वो भी माइनस में, तो ये आ जाएगा अपने पास y की स्क्वायर से y की स्क्वायर कैंसिल, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, इसके एलसीएम लेने के बाद में ये x की स्क्वायर से x की स्क्वायर कैंसिल होता है, ध्यान रखना, माइनस का y, ये होता है अपना r की स्क्वायर, माइनस का y इज इक्वल टू माइनस r साइन थीटा, और एक r से r कैंसिल अपने पास आ जाएगा माइनस का, अपने पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, इसका मान आ जाएगा, इसका d थीटा अपॉन में dx का मान आ जाएगा माइनस का r साइन थीटा। ठीक है, अब अपने इसी प्रकार से यदि d थीटा अपॉन में dy का करेंगे, d थीटा अपॉन में dy का करेंगे डिफरेंशिएट, तो अपने पास जो मान आएगा वो आएगा 1 अपॉन में x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, 1 अपॉन में x, और कैंसिल करके जैसे इसे लिखोगे, यहाँ होता है x की स्क्वायर, जैसे इसे लिखोगे तो ये आ जाएगा x अपॉन में r की स्क्वायर लिखता हूँ, क्योंकि x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर r की स्क्वायर होता है, और ये आ जाएगा आपके पास x की जगह आ जाएगा r cos थीटा अपॉन में r की स्क्वायर, r से r कैंसिल, cos थीटा अपॉन में r आ जाएगा। अब इन वैल्यूओं की अपने जरूरत पड़ेगी भैया, ये मान इस वैल्यू की, इन चारों वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, ये स्टार्टिंग का काम। अब अपने करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, किस किस के सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष y के सापेक्ष। सबसे पहले करते हैं du अपॉन में dx इक्वल du अपॉन में dx इक्वल du अपॉन में dr
डी आर अपॉन में डी एक्स प्लस डी यू अपॉन में डी थीटा अपॉन में डी एक्स। एक्स के सापेक्ष लिया तो एक्स ही लेना है, वैल्यू पुट करते हैं, यहां पुट करते हैं तो डी आर अपॉन में डी यू अपॉन में डी आर अपॉन में डी एक्स का मान क्या आया था, एक्स अपॉन में आर, एक्स अपॉन में एक्स की वैल्यू का तो क्या आ गया कोस थीटा प्लस डी यू अपॉन में डी थीटा अपॉन में डी एक्स का मान क्या आया था माइनस का आर साइन थीटा। ये ध्यान रखना, भी थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ हो गई है इस वाले वैल्यू में। कैसे देखो x की स्केयर आ रहा है x स्केयर प्लस y स्केयर, यहाँ देखो ये देखो x की स्केयर प्लस y की स्केयर अपॉन में r की स्केयर आ रहा है, एक r से एक r कैंसिल हो रहा है, अपॉन में r बच रहा है। तो ये जो यहाँ लिखा है ना, ये इसे थोड़ा सही कर लो, ये बच रहा है आपके पास माइनस का साइन थीटा अपॉन में r। अब करते हैं हमने dr अपॉन में dy इक्वल du अपॉन में dr अपॉन में dy प्लस du अपॉन में d थीटा अपॉन में dy, y के सापेक्ष किया ना y। अब इनके मान रख देते हैं, मान आ जाएगा du अपॉन में dr, y के सापेक्ष किया अभी करके क्या आएगा अपने पास साइन थीटा प्लस du अपॉन में d थीटा, इसका मान आएगा कोस थीटा अपॉन में r। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अपने करते हैं, ये आ गया अपने u के सापेक्ष। अब इसी का ही करते हैं अपने v के सापेक्ष, क्योंकि अगर हम ध्रुवीय रूप में जो CR इक्वेशन पढ़ी थी उसमें du अपॉन में dx था, du अपॉन में dy था। इसी प्रकार से यदि आप इसका करोगे तो dv अपॉन में dx का करोगे तो वही मान तो वही आएगा, du अपॉन में dv अपॉन में dr अपॉन में dx का मान क्या आ जाएगा कोस थीटा प्लस dv अपॉन में d थीटा, यहाँ आएगा d थीटा अपॉन में dx का मान अभी अभी ज्ञात करके आए थे, क्या आया था माइनस का साइन थीटा अपॉन में r। ये इक्वेशन नंबर बना लेना 3। अब अपने पास फिर dv अपॉन में dy इक्वल आएगा dv अपॉन में dr अपॉन में dy का मान क्या पुट किया था साइन थीटा प्लस dv अपॉन में d थीटा, ये आ जाएगा आपके पास कोस थीटा अपॉन में r इक्वल 4। क्वेश्चन नंबर 4 बना लो। हमें पता है जो CR इक्वेशन होती है हमें पता है कि जो CR इक्वेशन होती है वो आपकी dv अपॉन में du अपॉन में dx इक्वल dv अपॉन में dy और du अपॉन में dy इक्वल माइनस का dv अपॉन में dx होता है। ये सभी मान अपने पास है। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर अपनी ये इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। इनके मान पुट करने, जैसे इनको मान आप पुट करोगे इक्वल लिखोगे तो आपके पास जो फॉर्म बनेगी वो ये बन जाएगी। इक्वल लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा du अपॉन में dr कोस थीटा, कौन सा ये वाला, प्लस बाहर माइनस आ जाएगा du अपॉन में d थीटा साइन थीटा अपॉन में r। सिर्फ डायरेक्ट इक्वल ही लिख रहा हूं और कुछ नहीं है, माइनस का du अपॉन में d थीटा साइन थीटा अपॉन में r इक्वल dv अपॉन में dr साइन थीटा प्लस dv अपॉन में d थीटा साइन थीटा, नहीं कोस थीटा आएगा इसकी जगह, दोबारा इसको सही करो। यहाँ लगाओ प्लस dv अपॉन d थीटा लगाकर कोस थीटा अपॉन में r लगाओ। ये आपकी इक्वेशन नंबर होगी 5। 4 तक आपने करके आ चुके हैं। इससे आगे देखो d जो आएगा
डी यू अपॉन में डी आर लिख दिया ना। अब अपने लिखते हैं कौन सा, ये डी यू अपॉन डी वाई वाला मान। तो डी यू अपॉन में डी आर साइन थीटा प्लस डी यू अपॉन में डी थीटा कोस थीटा अपॉन में आर इक्वल माइनस का डी वी अपॉन में डी आर कोस थीटा प्लस डी वी अपॉन में डी थीटा, क्या आ जाएगा आपके पास साइन थीटा अपॉन में आर। 6 नंबर क्वेश्चन। अब जो अपने पास इक्वेशन नंबर 5 है उसे तो कर दो कोस थीटा से मल्टीप्लाई, और इक्वेशन नंबर 6 को कर दो साइन थीटा से मल्टीप्लाई। जैसे इसको मल्टीप्लाई करके उसके बाद में इसको जोड़ देना, दोनों इक्वेशनों को क्या कर देना, दोनों इक्वेशनों को जोड़ देना। देखो कोस से गुना करोगे तो कोस की स्क्वायर साइन की स्क्वायर क्या होता है 1, तो डी यू अपॉन डी आर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इसमें से, डी यू अपॉन में डी आर यहाँ से बाहर आ जाएगा। इससे साइन थीटा कोस थीटा से करके ऐड करोगे 0 हो जाएगा। इसे अपने पास किससे करना है, कोस थीटा, इसमें आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा दोनों में दिखाई दे रहा है अपने पास, ठीक है। ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसमें ये आ जाएगा कोस की स्क्वायर थीटा साइन की स्क्वायर थीटा, जैसे योग करोगे क्या आ जाएगा 1 अपॉन में आर, क्या यहाँ बच जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन में आर डी वी अपॉन में डी थीटा। इसके बाद में दोबारा आप फिर से क्या करो, इक्वेशन नंबर 5 है उसको तो गुना कर लो साइन थीटा से, और इक्वेशन नंबर 6 है उसको गुना करो कोस थीटा से, और दोनों को जोड़ो। जैसे इसको क्या करोगे, दोनों को घटा देना, जोड़ने से नहीं घटाने से आएगा भाई, ये घटाना पड़ेगा अपने पास, प्लस करना। जैसे यहाँ करोगे साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा कोस थीटा। देखो इक्वेशन नंबर 5 को क्या करना है, साइन थीटा से गुना है, तो यह आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, यह आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा, माइनस करने पर 0। यह आ जाएगा साइन की स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा कोस की स्क्वायर थीटा, दोनों में नेगेटिव करियो तो माइनस पहले से ही है, ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना, ये बात माइनस है, इसमें ये माइनस है। डी यू अपॉन में डी थीटा बच जाएगा अपने पास, क्या बचेगा, डी यू अपॉन में डी थीटा बचेगा यहाँ, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सेकंड पार्ट पे चलो। यहाँ देखो अपने पास किससे गुना करना है, इस यहाँ देखो साइन की स्क्वायर है ना, साइन की स्क्वायर थीटा कोस की स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, तो डीवी अपॉन में और डीवी अपॉन में डी आर बचेगा, क्या बचेगा डीवी अपॉन में डी आर इस साइड वाले से बचेगा, ठीक है। इससे जो बचा था ना माइनस का 1 अपॉन में आर, वो यहाँ आएगा, माइनस का 1 अपॉन में आर वो यहाँ आएगा। ये आगे वाला जो पार्ट है ये दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों है, इन इक्वेशनों को आप इक्वल लिख लो, ये आपके मान है जो ध्रुवीय पोलर फॉर्म की जो फॉर्म है। ये इक्वेशन नंबर जो आपके पास चाहिए इसको 7 मानो, इसे 8 मान लो, 7 और 8 है, इन्हें आप सही रूप से लिख दो। ये पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप है, क्या आएगा डी यू अपॉन में डी आर इक्वल 1 अपॉन में आर डी बी अपॉन में डी थीटा, और डी यू अपॉन में डी थीटा इक्वल माइनस का आर डी बी अपॉन में डी आर। ये आपकी पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप है। इससे आगे जो नेक्स्ट पार्ट है इसकी चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में